Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Quantum Chemistry, and in this series, yesterday and day before yesterday we have studied about black body radiations, laws related to them such as Stefan-Boltzmann law, Reaumur-Pringsheim law, Wien's law, Rayleigh-Jeans law, Planck's radiation and Planck's quantum hypothesis. Then we will study photoelectric effect. Then we will also study heat capacity of solids. Today we will continue. Today we will start Compton effect, क्वांटम प्रभाव क्या होता है। कॉम्पटन ने एक प्रयोग किया जिसमें कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत किसी भी एक वर्णीय या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की और इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को इस प्रभाव ने परिभाषित या प्रमाणित कर दिया। कॉम्पटन ने क्या किया कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय एक्स किरणों को किरणें ली जो कि मोनोक्रोमेटिक थीं, उनको किसी प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने जैसे कि कार्बन है या कोई हल्की धातु है एल्यूमिनियम, उस पर आपतित किया और एक्स किरण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण किया और ये ज्ञात किया कि जो प्रकीर्णित विकिरण हैं उनकी तरंगदैर्घ्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है और इन कम आवृत्ति की रेखाओं को कॉम्पटन लाइंस या कॉम्पटन रेखाएं कहते हैं और इस पूरी परिघटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तरंगदैर्घ्य में ये जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। अब इसकी व्याख्या करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के चिरसंबित सिद्धांत का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए प्लैंक के क्वांटीकृत सिद्धांत का उपयोग करेंगे। जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी अदृढ़ इलेक्ट्रॉन ए से टकराता है तो उसमें बिलियर्ड की गेंदों की तरह टक्कर होती है और इसमें टक्कर देने वाली गेंद और जिस गेंद पे टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान हो जाती हैं। टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, कुछ ऊर्जा उसके खुद के पास भी रहती है और इस पूरे प्रक्रम में फोटोन की ऊर्जा में कमी आती है और इस टक्कर में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं भी सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है और इस फोटोन की जो मूल ऊर्जा होती है hν वो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन और प्रकीर्णित फोटोन में बंट जाती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित ऊर्जा का जो परिमाण है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वह फोटोन पर प्रतिक्षिप्त होगा और जो रिकॉइल एनर्जी है उससे एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी निर्धारित हम कर सकते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके एक्स अक्ष से नीचे की ओर आ रहा है, जैसे कि दिखाया गया है चित्र में, जबकि फोटोन जो है वो एक्स अक्ष के ऊपर विक्षेपित होता है। कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक फोटोन जिसकी एनर्जी hν है, इसकी एनर्जी hν है, संवेग क्या होगा hν/c, क्योंकि संवेग क्या होता है P = E/c, जहाँ पर c प्रकाश का वेग है यानी फोटोन का वेग है। यह m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर के फलस्वरूप जो फोटोन है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है और इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक और अंतिम संवेग है वो पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट स्टेट में है इसलिए उसका प्रारंभिक संवेग 0 होगा और बाद में इसका अंतिम संवेग, चूँकि इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाता है इसलिए इसका जो संवेग है वो p होगा और इलेक्ट्रॉन की गति v होती है, इसलिए हम इसके संवेग को परिभाषित कर सकते हैं P = mv के द्वारा। अब टक्कर होने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है और टक्कर होने के उपरांत इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो mc² और संवेग mv हो जाता है, जो कि x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है। उसके बाद कॉम्पटन ने फोटोन और इलेक्ट्रॉन की टक्करों को प्रत्यास्थ माना और ऊर्जा संरक्षण का नियम उस पर अप्लाई किया और संवेग संरक्षण का नियम भी अप्लाई किया और इस तरह से जब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को अप्लाई करते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होती है कि hν + m0c² = hν' + mc²।
और अगर संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई करते हैं तो संवेग जो है वो x घटक भी होगा संवेग का और y घटक की होगा। तो आपतित फोटोन की दिशा में प्रारंभिक संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। प्रारंभिक संवेग क्या है h न्यू अपॉन सी प्लस 0। टक्कर के बाद का संवेग क्या है h न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। और इसका y घटक में हम साइन थीटा लेंगे और y घटक में चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और फोटोन का संवेग 0 है y दिशा में स्टार्टिंग में, बाद में जो संवेग होगा y दिशा में हम निकाल सकते हैं h न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई। अब हम जो दोनों इक्वेशंस लिखी हैं हमने साइन थीटा और कॉस थीटा, उनको हम व्यवस्थित कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद हम व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद हम लिख सकते हैं कि एम वी सी कॉस फाई इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा, एम वी सी साइन फाई इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। और दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस प्राप्त होगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 1 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 दे दिया है। हम इसको लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम 33 वापस से ले रहे हैं और इसको हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें इक्वेशन 37 प्राप्त होती है। एम स्क्वायर सी 4 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्राप्त होता है। अब हम अगर इक्वेशन 36 को 37 में से माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होती है इक्वेशन एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4। और हमें पता है कि जो रिलेटिविटी का सिद्धांत होता है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के गतिमान द्रव्यमान में और उसके विश्राम द्रव्यमान में संबंध रिलेटिविटी के द्वारा हम लिख सकते हैं m इक्वल टू एम ज़ीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको अगर हम वर्ग करें, मतलब इसका हम अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से एम स्क्वायर का मान 38 में हम रखेंगे, तो हमारे पास 38 में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम ज़ीरो सी स्क्वायर। और इसको अगर हम रीअरेंज करें, कैंसिल करें, कॉमन निकालें तो हम लिख सकते हैं h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर। और इसके बाद हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं c न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस थीटा। और फिर हम इसको लिखेंगे c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम जीरो सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो समीकरण हमने लिखी है 41 से हम देख रहे हैं कि जो तरंग दैर्घ्य में लैम्डा जो है वो हमेशा आपतित किरणों की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त हम डेल्टा लैम्डा जिसे कि हम वेवलेंथ शिफ्ट कहते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं इसको, तो हम लिखेंगे डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h अपॉन एम जीरो सी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस तरह से हम जो है डेल्टा लैम्डा या कॉम्पटन शिफ्ट की गणना कर सकते हैं। और जो प्रकीर्णित विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा डैश हमेशा विकिरण आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा से अधिक होती है। अब डेल्टा लैम्डा जो है वो न तो पदार्थ की नेचर पर डिपेंड करता है और न ही आपतित विकिरण के तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है। डेल्टा लैम्डा का जो मान है वो थीटा पर निर्भर करता है, जो कि हम देख रहे हैं उस इक्वेशन में। और कॉम्पटन के अनुसार समीकरण का जो प्रायोगिक सत्यापन करके प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को बल दिया और इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति भी पुष्टि की। अगर थीटा 0 होता है तो हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। अतः प्रकीर्णन विकिरण में तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि प्रकीर्णन कोण थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तो हमें पता है
कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90/2 है, यानी साइन 45 है, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ आ जाएगा, और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें डेल्टा लेमडा की वैल्यू प्राप्त होगी h/m0c, और अगर h की वैल्यू डालें, m0 की वैल्यू डालें, और अगर c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा लेमडा की वैल्यू प्राप्त होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो और जबकि इसका जो प्रायोगिक मान है वो इसके बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, 0.0236 आता है। तो उपरोक्त जो मान हैं दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट मेल खा रहे हैं, और आपतित विकिरण की जो लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए डेल्टा लेमडा को, इस स्थिर मान को हम इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंगदैर्घ्य या क्वांटम तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। और यदि प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मतलब आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में प्रकीर्णित विकिरण आता है, तो अगर ये 180 है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 90, और साइन स्क्वायर 91 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0484। तो इस तरह से हम थीटा के अलग अलग मान पे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यह जो मान है वो क्वांटम तरंगदैर्घ्य से दोगुना होता है, तो थीटा का मान दोगुना है। स्पष्ट है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल्टा लैम्ब्डा के मान में भी वृद्धि होगी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की भांति क्वांटम जो इफेक्ट है वो भी प्लैंक की विकिरण क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करता है, और इसके अनुसार विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो कणीय होती है, क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालना संभव नहीं होता है। तो इसी पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल। जनरली जो एग्ज़ाम है उनमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो कि एक वर्णी एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है 0.558 एंगस्ट्रॉम 46 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होती है। तो बताओ कि प्रकीर्णित किरण की तरंगदैर्घ्य क्या है, जबकि m0 की वैल्यू दे रखी है, cos 46 की वैल्यू दे रखी है। तो हमें लैम्डा डैश निकालनी है, और हमें पता है कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है, इज इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लैम्डा डैश निकालना है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा प्लस लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ हमने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, m0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, एंड 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 46 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, प्लस हमने जो लैम्डा दे रखी है 0.558 उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो इन सब को कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा डैश की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो है 0.565 एंगस्ट्रॉम, या इसको नैनोमीटर में लिखें तो 0.0565 नैनोमीटर प्राप्त होता है। तो इस तरह से एग्ज़ाम्स में जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वांटम इफेक्ट क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। इसका प्रायोगिक सत्यापन भी आ सकता है इसमें कोर्स में, और इसके अलावा इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम इफेक्ट का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे। थैंक यू।